आज ग्लोबल मीडिया में केवल एक ही चर्चा है कि ईरान में जो आंदोलन चल रहा है वो कोई जन आंदोलन है या फिर दुनिया के बड़े देश जानबूझकर इस आग को हवा दे रहे हैं। क्योंकि अमेरिका को वर्चस्व दिखाना है, चाइना को सस्ता तेल और इन्फ्लुएंस चाहिए, पाकिस्तान को ईरान में भारत का रास्ता बंद करना है, और ये सभी तभी संभव होगा जब ईरान कमजोर पड़ेगा। इन सब में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत क्या करेगा और भारत पर इन सब का क्या असर पड़ता है। तो लेक्चर में एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो लेक्चर में अंत तक बने रहें। और जो भी साथी, दोस्त, भाई, बंधु, एस्पिरेंट्स प्लेटफॉर्म पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरीके के बेहतरीन एनालिसिस हम आपके लिए लेकर के आते हैं। तो चलिए देखते हैं ईरान में फिलहाल क्या स्थिति है। तो दोस्तों, ईरान में अभी एक लार्ज स्केल प्रोटेस्ट चल रहा है, एक जन आंदोलन चल रहा है, एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, लार्ज स्केल प्रोटेस्ट चल रहा है। और क्यों चल रहा है? क्योंकि वहां की इकोनॉमी क्रैश कर गई है। इकोनॉमी क्रैश का मतलब होता है लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, रोटियां नहीं है, वहां पे एनर्जी क्रैश डाउन हो चुकी है, लोग मारे मारे फिर रहे हैं, भूख प्यास से तड़प रहे हैं। ये इकोनॉमिक क्रैश डाउन होता है। किसी के पास कोई जॉब नहीं, बिजनेस नहीं, सब बर्बाद हो चुका है। तो ऐसा स्थिति आपको देखने के लिए मिलेगा ईरान में। करेंसी कोलैप्स हो चुकी है, हाई इन्फ्लेशन। करेंसी कोलैप्स का मतलब वहां की मुद्रा बर्बाद हो चुकी है, इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज्यादा चरम सीमा पे जा चुकी है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी हद से ज्यादा हो चुकी है। और इतनी ज्यादा बेरोजगारी हो चुकी है, इतनी ज्यादा करेंसी कोलैप्स हो चुकी है कि आप देखोगे एक एक रियाल जो है ना भाई साहब, ठीक है, एक रियाल यहां पे आप देखोगे 40,000, ठीक है, 40,000 रियाल, 40,000 रियाल $1 के बराबर आ चुका है। 40,000 रियाल $1 के बराबर आ चुका है। इस हद तक यहां पे आपको देखने को मिलेगा करेंसी का डिवैल्यूएशन। अब आप देखो कितनी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है। ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तेहरान से, ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तेहरान बाजार से, और धीरे धीरे पूरे देश में फैल चुका है, याद रखिएगा। और आप देखोगे यहां पे गवर्नमेंट का बहुत ही एक अलग तरीके का रिस्पांस आया है। गवर्नमेंट ने शक्ति प्रदर्शन किया है, अपनी शक्ति का यहां पे गवर्नमेंट ने उपयोग किया है इस पूरे आंदोलन को दबाने के लिए। तो एक सिक्योरिटी क्रैकडाउन आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिलेगा, यानी कि इस आंदोलन को तोड़ने के लिए सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया गया है। अब एक एक पॉइंट को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। जो पिछले पेज पे हमने पढ़ा सारा डिटेल में देखते हैं। तो रिसेंट प्रोटेस्ट में क्या क्या चीजें हैं? इकोनॉमिक ट्रिगर्स है, यानी कि करेंसी जो है, मुद्रा है, उसकी वैल्यू गिर चुकी है, उसकी वैल्यू गिर चुकी है। $1 में 40,000, 2-2 लाख रियाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। वैल्यू इतनी ज्यादा गिर चुकी है। कॉस्ट ऑफ लिविंग, डेफिनेटली भाई साहब लिविंग कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है बच्चों। यहां पे आप देखोगे लिविंग कॉस्ट बढ़ेगी। लिविंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? आपको जीवन जीने के लिए जितना खर्चा चाहिए वो पूरा का पूरा खर्चा आपको दिखाई देगा बढ़ता हुआ, ठीक है। बाजार जो है शट डाउन हो चुके हैं, बाजार बंद हो चुके हैं, दुकानें बंद हो चुके हैं, व्यापारी लोगों को निकाल दिया गया है बाजार से, हर जगह तोड़फोड़ मच रही है। ये स्थिति आ चुकी है ईरान के अंदर में। नेशन वाइड पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और ये एंटी गवर्नमेंट स्लोगन चल रहे हैं। कहीं पे एंटी गवर्नमेंट स्लोगन चल रहे हैं तो कहीं पे आपको एंटी अमेरिका स्लोगन भी दिखाई देगा। और इसलिए दिखाई देगा भाई साहब कि वहां के जो राष्ट्रपति हैं, वहां के जो राष्ट्रपति हैं, आप देखेंगे मैसौद पेजेश्कियन, ये इन पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि इनकी खुद की पावर नहीं है। यानी कि देखिए ईरान में क्या राष्ट्रपति दिखाई दे रहा है, पावर में कौन दिखाई दे रहा है? प्रेसिडेंट दिखाई दे रहा है। पावर में प्रेसिडेंट दिखाई दे रहा है, यानी कि राष्ट्रपति आपको दिखाई देगा। लेकिन रियल पावर यहां पे किन के पास रहती है? रियल पावर यहां पे आप देखोगे जो रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं ना, उनके पावर होती है, ठीक है बच्चों। रिलीजियस ग्रुप जो होते हैं ना, उनके पावर, इनकी यहां पे ज्यादा पावर होती है। रिलीजियस ग्रुप्स मतलब जो इस्लाम को चलाने वाले जो इनके गुरु लोग होते हैं, जो मस्जिदों को अपना वो मानते हैं, ऑफिस मानते हैं, वो लोग बोल देंगे टैक्स बढ़ाओ तो टैक्स बढ़ाओ। वो लोग बोल देंगे भैया तेल उस देश को बिकेगा तो बिकेगा। वो लोग बोल देंगे तेल उस देश को नहीं बिकेगा तो नहीं बिकेगा। इस हद तक का कंट्रोल दिखाई देगा आप लोगों को रिलीजियस ग्रुप्स का ईरान के ऊपर। वहीं पे आप देखोगे राष्ट्रपति बेचारा बिल्कुल लाचार हो चुका है, बिल्कुल लाचार हो चुका है। उसके पास कोई भी शक्ति आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब भाई जिस देश की अर्थव्यवस्था पे ऐसे धर्म गुरुओं का कब्जा हो जाए, जिन्हें इकोनॉमी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ऐसे
धर्म गुरुओं का कब्जा हो जाए जो कि इतने कट्टर हैं कि अपनी औरतों को पढ़ने लिखने की भी इजाजत नहीं देते हैं। उस देश में इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। उस देश के साथ ज्यादा व्यापार कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। और कोई भी करेगा, जैसे चाइना जैसे देश है, ईरान से व्यापार करते हैं, ईरान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना भाई साहब। तो वो क्यों? क्योंकि ईरान का फायदा उठाना चाहता है। ईरान पे इन्वेस्टमेंट करेगा और ईरान लोन नहीं चुका पाएगा तो ईरान को बोलेगा, अरे ईरान भाई साहब पैसा वापस करो, नहीं तो ये जमीन मेरे को दे दो। सीधी सी बात है। और जमीन में कौन से मांग लेगा? क्या मांग लेगा? तो पोर्ट मांग लेगा, कोई बंदरगाह मांग लेगा। और बंदरगाह में क्या बंदरगाह मांग लेगा? चाबार पोर्ट। चाबार एक बंदरगाह है जो इंडिया ने बनाया है ईरान के अंदर में, और उसे इंडिया इस्तेमाल करता है। मैं आगे आपको बताऊंगा पूरा मैप के साथ। तो वो इंडिया इस्तेमाल करता है। तो चाइना फटाक से चाबार पोर्ट ले लेगा और इंडिया का मिडिल ईस्ट से आना जाना बिल्कुल ही कट जाएगा, बिल्कुल ही कट जाएगा। तो यहां पे क्या, चाइना तो इन्वेस्टमेंट करेगा ही, लेकिन कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज है या कोई भी उसको ऊपर की कंट्रीज है, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो भैया इकोनॉमी तेल के भरोसे कब तक चलाओगे आप लोग? प्रोडक्शन तो करो, प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो। तो इस वजह से बेरोजगारी बढ़ेगी, आप देखो निर्धनता बढ़ेगी, इस तरीके से करेंसी कोलैप्स हो जाएगी। डेफिनेटली सब कुछ होगा ही होगा, और वही यहां पर हुआ है। तो राष्ट्रपति की पावर यहां पे बहुत ही कमजोर है, और इसी के खिलाफ वहां के लोगों ने आवाज उठाई कि भैया तुम राष्ट्रपति हो, क्यों ऐसे धर्म गुरुओं के हाथ में अपनी इकोनॉमी को दे रहे हो? लेकिन यहां पर राष्ट्रपति साहब की नहीं चल रही है, तो क्या करें भाई साहब? और इस आंदोलन को राष्ट्रपति दबाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इस आंदोलन को भी वो रिलीजियस ग्रुप ही दबाने की कोशिश कर रहे हैं जो ईरान की सत्ता में बैठे हुए हैं। तो अभी देखिए ईरान की जो इंस्टेबिलिटी है भारत के लिए क्यों मैटर करती है? 3 रीजन है इसके। एक स्ट्रेटेजिक रीजन है क्योंकि ईरान ऐसे लोकेशन में बैठा हुआ है जो कि भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा एनर्जी सिक्योरिटी, यानी कि ईरान से हम लोग बहुत सारा तेल खरीदते हैं। 8वें नंबर का हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है ईरान भारत का। उसके बाद देखोगे रीजनल बैलेंस ऑफ पावर। रीजनल बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या होता है? ईरान के ऊपर बहुत सारी देशों की नजर है, जैसे कि आप चाइना की नजर देखोगे, पाकिस्तान की नजर देखोगे। तो ये अगर हम लोग देख रहे हैं तो अगर ईरान कमजोर पड़ता तो हो सकता है इस पर चाइना कब्जा कर ले, हो सकता है पाकिस्तान भी इस पे इंटरेस्ट दिखाए। तो ये एक रीजनल पावर बैलेंस का खेल भी आपको दिखाई देगा। चलिए एक एक करके हम सभी को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रेटेजिक लॉस। स्ट्रेटेजिक लॉस जो मैंने आपको अभी बताया, देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपको हमारा प्यारा भारत दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है ग्वादर पोर्ट जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है, ये ग्वादर पोर्ट जो कि पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है। और ये वाला जो बंदरगाह दिखाई दे रहा है ये चाबार पोर्ट है, ये चाबार पोर्ट है। तो ये ईरान, ये रहा ईरान, ठीक है, याद रखना ये रहा ईरान। तो जहां पे भारत को पाकिस्तान अपनी जमीन से गुजरने नहीं देता कि भारत अफगानिस्तान तक पहुंचे या फिर भारत तुर्कमेनिस्तान तक पहुंचे, यहां पे पाकिस्तान जाने ही नहीं देता है, बोलता नहीं भाई मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा। तो भारत के पास एक ही रास्ता रह जाता है कि भारत यहां मुंबई से निकले और ऐसे समुद्री रास्ते से चाबार पोर्ट, ये दिखाई दे रहा है चाबार पोर्ट, ये चाबार पोर्ट, चाबार के रास्ते ईरान में जाए और ईरान की जमीनों का इस्तेमाल करे तुर्कमेनिस्तान जाने के लिए, ईरान जाने के लिए, या फिर जो अलग अलग मिडल ईस्ट के कंट्रीज है वहां पे जाने के लिए। तो अगर ईरान पे कब्जा हो जाता है किसी और कंट्री का, या फिर ईरान में उथल पुथल मस्ती है, ईरान में लूटपाट मस्ती है, ईरान के इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे किसी और कंट्री का कब्जा हो जाता है, तो आप यहां पे देखोगे डेफिनेटली कि भारत का रास्ता बंद हो जाएगा और ये भारत के लिए बहुत ही लॉस की बात कहलाएगी, ठीक है, याद रखना। तो ईरान का जो इकलौता एक ही लैंड ब्रिज है और वो कौन सा है, एक ही रास्ता है और वो कौन सा है, चाबार पोर्ट, ठीक है, और अफगानिस्तान तक पहुंच सकता है, सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकता है, और उसको पाकिस्तान ने अपने सारे रास्ते ब्लॉक कर रखे भारत के लिए। इस वजह से भारत को ये रास्ता अपनाना पड़ता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, चाबार पोर्ट, चाबार पोर्ट, चाबार पोर्ट। क्लियर पॉइंट? अगर ईरान में इंस्टेबिलिटी बनी रहती है, इस तरीके के आंदोलन होते रहते हैं, तो चाबार पोर्ट भी ब्लास्ट हो जाएगा कभी ना कभी, या फिर टूट फूट हो जाएगी, या वहां पर भी किसी का कब्जा हो जाएगा, तो भारत का कनेक्शन एक तरीके से टूटता हुआ दिखाई देता है। क्लियर पॉइंट? तो ये इंडिया के ऊपर एक रिस्क है, ठीक है, क्या लूज करने का, डिकेड्स ऑफ केयरफुली बिल्ड स्ट्रेटेजिक लेवरेज, कि ये जो हमने कई दशक लगा दिए हैं इस चाबार पोर्ट को बनाने में, चाबार पोर्ट को एस्टेब्लिश करने में, ये ईरान के साथ ऐसे रिश्ते बनाने में वो एक ही झटके में बर्बाद हो जाएगा। तो आप यहां पे क्या देखोगे कि भारत का एक स्ट्रेटेजिक लॉस तो आपको दिखाई देगा। दूसरा एनर्जी लॉस दिखाई दे रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक एंड एनर्जी लॉस हम भारत की देखते हैं, ठीक है, क्या असर पड़ता है। ईरान इंडिया का 8वां लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, याद रखें, दोनों के बीच में 1.3 से 1.7 बिलियन का एनुअली ट्रेड होता है। और ईरान में अगर कोई उथल पुथल मस्ती है तो डेफिनेटली ये एनर्जी सिक्योरिटी भारत की कमजोर हो जाएगी। एनर्जी सिक्योरिटी भारत की क्यों कमजोर हो जाएगी? देखिए अभी ईरान में जितना उथल पुथल मच रहा है तो ऑयल की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, या फिर किसी और कंट्री का कब्जा ईरान पे हो गया तो ऑयल उसके कब्जे में चला जाएगा, और ऑयल की प्रोडक्शन कम होगी तो ऑयल कम सप्लाई होगा, ऑयल कम सप्लाई होगा पूरी दुनिया में, ईरान कम तेल बेच पाएगा, तो जाहिर सी बात है तेल महंगा होगा, यानी कि जो सप्लाई है
ऑयल की वो कम होने की वजह से कीमत जो है इसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, याद रख लेना। और एक तो ये तेल की कीमत, और दूसरा जो चाबार पोर्ट से जितने भी हमारे जहाजें जाती हैं उन सबका इंश्योरेंस होता है। तो इंश्योरेंस कंपनियां उन जहाजों को क्या बोलेंगी, अरे ईरान वाले पोर्ट में तो हम जा नहीं सकते, ईरान वाले पोर्ट में बंदरगाहों में तो आप शिप लेके जा रहे हो, वहां तो ज्यादा खतरा है, तो हमको इंश्योरेंस ज्यादा चाहिए, हमको आप इंश्योरेंस ज्यादा दे दो भैया, हमको तो और कुछ नहीं भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनियां भी अपना रेट बढ़ा देंगी, तेल रेट बढ़ ही रहा है, तो इन सबका असर भारत में पड़ेगा। तो भारत में भी महंगाई होगी, क्योंकि तेल तो हम वहीं से खरीदते हैं ना भाई साहब, मतलब वहां से भी खरीदते हैं, रशिया से भी खरीदते हैं, हम लोग सऊदी अरेबिया से भी खरीदते हैं, लेकिन ईरान से भी खरीदते हैं। तो ईरान से जो तेल हम खरीद रहे हैं वो महंगा हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है भैया हमारी दिक्कतें यहां पे बढ़ जाएंगी, भारत के अंदर भी महंगाई आ जाएगी। ठीक है, और भारत का जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में चला जाएगा। करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पार्ट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ये एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि किसी भी देश के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हिसाब से बनाया जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देखने वाला बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। तो डेफिसिट में कब आता है, नुकसान में कब आता है, जब हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं तब नुकसान में आता है, क्योंकि जब हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तो पैसे देने पड़ते हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो पैसे आएंगे, तो पैसे अगर हम ज्यादा दे रहे हैं और कम आ रहा है तो जाहिर सी बात है डेफिसिट होगा। तो यहाँ पे करंट अकाउंट का डेफिसिट भी आपको दिखाई देगा, क्योंकि कीमत बढ़ जाएगी, तेल तो उतना ही खरीदेंगे लेकिन पैसे हमको ज्यादा देने पड़ेंगे। तो इकोनॉमिकली भी देखा जाए तो भारत का लॉस है अगर ईरान में उथल पुथल मची रहती है। तो पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, एक तो आपको ये जो पोर्ट है चाबर पोर्ट, वहां पे इंटरेस्ट दिखाई दे देगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि पाकिस्तान, अभी आपको एक चीज दिखाई देगा, ठीक है, कि पाकिस्तान और चाइना, याद रखना, पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान और चाइना, चाइना एक ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, तालिबान ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। और तालिबान ग्रुप कहां पे है, तो अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, ये बात याद रखना, अफगानिस्तान में है। और क्यों, क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान और ये चाइना दोनों तालिबानी ग्रुप को चाहते हैं, तालिबानियों के चाहते हैं कि तालिबान कंट्रोल कर ले अफगानिस्तान पे, क्योंकि तालिबान का इन लोगों से रिश्ता अच्छा है। और वहीं पे आप देखोगे कि यहाँ जो ईरान है और भारत है, ईरान है और भारत है, दोनों चाहते हैं तालिबान ग्रुप का जो कंट्रोल है अफगानिस्तान से कम हो जाए, क्योंकि तालिबान ग्रुप अफगानिस्तान में महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं के हक, महिलाओं के अधिकार, मतलब एक बहुत ही अनडेमोक्रेटिक तरीके से काम कर रहा है। तो भारत और ईरान चाहते हैं कि तालिबान का इन्फ्लुएंस कम हो जाए, और पाकिस्तान और चाइना चाहते हैं कि तालिबान का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में बढ़ता रहे। और अगर यहां पे ईरान कमजोर पड़ा, क्योंकि ईरान में उथल पुथल मची पड़ी है, आंदोलन चल रहा है, तो जाहिर सी बात है भारत वाली साइड थोड़ी कमजोर हो जाएगी, और यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान को मौका मिल जाएगा अफगानिस्तान पे कंट्रोल करने का, अफगानिस्तान के तालिबानी ग्रुप के साथ हाथ मिलाने का और ताकतवर होने का। ये इंडिया के लिए एक नुकसान की बात है। उसका आप देखो, ठीक है, ईरान में किसका राज चल रहा है, किस मुस्लिम का, तो शिया मुस्लिम है। और शिया मुस्लिमों के खिलाफ कौन खड़ा है भाई साहब, तो सुन्नी मुस्लिम खड़े हैं। और सुन्नी मुस्लिमों के कौन सपोर्ट में खड़ा है, तो पाकिस्तान सपोर्ट में खड़ा है, याद रखना। शिया सुन्नी दोनों मुस्लिम ग्रुप ही होते हैं। तो शिया कहां पे, तो ईरान के जो शिया हैं वो बहुत ज्यादा अगेंस्ट रहते हैं सुन्नियों के, और सुन्नी अगेंस्ट रहते हैं शिया के। लेकिन सुन्नियों को कौन अभी सपोर्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान सुन्नियों को सपोर्ट कर रहा है। और अगर ये ईरान कमजोर पड़ गया तो सुन्नियों का डोमिनेंस बढ़ जाएगा, सुन्नियों का डोमिनेंस बढ़ जाएगा। और ये सुन्नी किसके साथी हैं, पाकिस्तान के साथी हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान की पावर एक तरीके से बढ़ रही है, और तालिबान में पाकिस्तान का जो डोमिनेंस है, ठीक है, वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पावर बढ़ेगी और ईरान कमजोर हो रहा है, तो वो हर एक एंगल, वो हर एक कंट्री जहां पे ईरान बैठा हुआ है अपनी स्ट्रांग पोजीशन लेकर के, वो सारी की सारी स्ट्रांग पोजीशन उसकी कमजोर होती चली जाएगी। आप देखना, इंडिया और ईरान ने एक 1990s में एक समझौता किया था, भारत और ईरान ने, कि वो अफगानिस्तान की स्थिति सुधारेंगे। लेकिन अफगानिस्तान की स्थिति तब सुधरेगी जब तालिबान वहां से हटेगा, और तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान और चाइना, जाहिर सी बात है भाई। और ईरान कमजोर पड़ गया तो इस लड़ाई में इंडिया अकेला रह जाएगा, ईरान कमजोर पड़ गया तो इस लड़ाई में इंडिया अकेला रह जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को रोकने वाली शक्ति सिर्फ अकेली इंडिया रह जाएगी, ईरान नहीं रहेगा। तो आप देखोगे यहाँ पे जो एंटी इंडिया नैरेटिव्स बहुत ज्यादा फैलने लग जाएगा, इंडिया के खिलाफ बहुत ज्यादा भावनाएं इंटरनेशनल लेवल पे फैलने लग जाएंगी। अफगानिस्तान का डायमेंशन देख लेते हैं, अ साइलेंट शिफ्ट, अफगानिस्तान में धीरे धीरे पावर अपने आप ही शिफ्ट होने लग जाएगी, किसकी, चाइना और पाकिस्तान की, जैसा कि मैंने आपको बताया। क्योंकि अफगानिस्तान में इंडिया और ईरान चाहते ही नहीं कि तालिबान का रूल रहे, और ईरान अगर कमजोर पड़ गया इन आंदोलनों की वजह से तो इंडिया इस लड़ाई में अकेला रह जाएगा, ईरान नहीं रहेगा। तो याद रखना, ईरान और इंडिया ने तालिबानी फोर्सेस को, जो तालिबानी एंटी तालिबानी फोर्स है, यानी कि जो तालिबानों के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं, तालिबानी जो ग्रुप है,
टेररिस्ट ग्रुप ही कहूंगा मैं उनको, तो उनके खिलाफ, जिनका अफगानिस्तान पे कब्जा है, उनके खिलाफ एंटी तालिबानी फोर्सेज, यानी कि जो अफगानिस्तान की फौज है उसको सपोर्ट करती आई है अभी कौन, तो भारत और ईरान सपोर्ट करते आई है तालिबान के खिलाफ। अब यहाँ पे ईरान कमजोर पड़ जाएगा, भारत अकेला रहेगा, तो जाहिर सी बात है वहां पे एक ताकत मिलेगी चाइना और भारत को आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे देखिए तो पाकिस्तान अपना मोनोपोली कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है। अगर ईरान कमजोर हो जाता है तो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में बढ़ता हुआ नजर आएगा, याद रखेगा। और ये सारी की सारी चीजें आपको देखोगे स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी, ठीक है, टिल्स अगेंस्ट इंडिया, और इंडिया के लिए एक ज्योग्राफी ही चेंज हो जाएगी, क्योंकि जिस अफगानिस्तान पे उसका अच्छा खासा कंट्रोल चल रहा था, कंट्रोल क्या, अच्छा खासा मित्रता दोस्ती यारी सब चल रही थी, जो ईरान अच्छा खासा स्टेबल था, वो सभी बर्बाद हो रहे हैं और भारत यहां पर अकेला पड़ रहा है। अभी देखिए चाइना का एंगल की बात कर लेते हैं। ईरान और चाइना की बात करें, 25 साल की एक एग्रीमेंट साइन किया गया है और 2021 में साइन किया गया है। ईरान का लार्जेस्ट पार्टनर है, मैं आपको बता ही चुका हूं, चाइना। और चाइना जो है, जब देखिए ईरान को कह दिया था, ये इजराइल हो गया या फिर बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है, यूएसए मेन है, कि भैया तुम बॉम्ब नहीं बनाओगे, टाइम बॉम्ब नहीं, टाइम बॉम्ब कह रहे हैं, एटॉम बॉम्ब नहीं बनाओगे, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाओगे। तो ईरान पे बहुत सारे सैंक्शन इसलिए लगा दिए गए थे क्योंकि ईरान बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत सारे सैंक्शंस की वजह से उससे कोई तेल नहीं खरीदता था, लेकिन यहाँ पे चाइना ने बोला मैं खरीदेगा तेरे से तेल, तो डिस्काउंटेड रेट पे चाइना तेल खरीद रहा है ईरान से, याद रखेगा। और अगर ईरान में सारी उथल पुथल बरकरार रही, आंदोलन बरकरार रहा, तो ईरान कमजोर पड़ेगा और उसका इकलौता सहारा कौन सा बचेगा, चाइना बचेगा, और चाइना उसको सहारा देगा क्योंकि उसको यहाँ पर चाबार पोर्ट में भारत की एंट्री को रोकना है। तो अगर यहाँ पे चाइना सहारा बन गया ईरान का, तो ये भी इंडिया के लिए बहुत ही एक नुकसान वाली बात है। तो एक वीक ईरान जो होगा, ठीक है, मोर डिपेंडेंट बन जाएगा चाइनीज कैपिटल के ऊपर और लेस ऑटोनॉमस हो जाएगा फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, यानी कि जो फॉरेन पॉलिसी नहीं बना पाएगा, चाइना का ही कंट्रोल रहेगा, चाइना ही फॉरेन पॉलिसी बनाया करेगी ईरान के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए चलिए, तो ये आज का ये पूरा सेक्शन यहीं तक था बच्चों। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और इसी तरीके से बेहतरीन लेक्चर्स में और आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।